बेसिक ही है, हम भी इंट्रो ही देने आए हैं। ये तो बताइए डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, मैंने स्लाइड बनाई थी। मतलब क्या कह रहे हैं, किस लिए कंप्यूटर है। क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब क्यों आया था, क्या लगता है आपको? स्टार्ट हो गया था रिकॉर्डिंग। कंप्यूटर बेसिक नीड क्या थी बताइए। मतलब जब किसी पर्सन के माइंड में आया होगा कि मैं कंप्यूटर का इन्वेंटर हूँ, तो उसके माइंड में था क्या, किस इम्पोर्टेंट थिंग के लिए आया था? कैलकुलेशन के लिए, फास्ट कैलकुलेशन हो सके। उस टाइम कैलकुलेशन को कोई मैटर नहीं था, मशीन का इन्वेंशन हुआ था, इसकी वजह से फास्ट कैलकुलेशन हो सके। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एक्सेप्ट द इनपुट डाटा प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेट द गिवन डाटा अकॉर्डिंग टू प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ फ्यूचर यूज। थ्री इडियट मूवी की तरह जो लाइन्स लिखी हुई है ये कंप्यूटर इन्वेंशन कैलकुलेशन के लिए हुआ था, और ये एक मशीन है जो जिसको हमें इनपुट देना पड़ता है और वो इनपुट पर को वर्क करती है। इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं उसको एनालाइज करती है और जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है उस वे में रिजल्ट को प्रोड्यूस करती है। तो अब इसकी हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री क्या थी, मतलब जो पहले इन्होंने बोला कि डार्क एज था, मतलब जो अभी हम देख रहे हैं, अब तो एआई आ गया, चैटजीपीटी, जेमिनी। स्टार्टिंग में ये नहीं था, तो सबसे बेसिक से जा रहे हैं 5000 BC से, इतना बैक में डार्क एज कहा गया है। और उसके बाद क्या आया था, मिडल एज आया था और मॉडर्न एज आया था। डार्क एज क्या था कि उस टाइम डिवाइसेस मैनुअल थी। एग्जाम्पल में लिया गया कैलकुलेटर, पैस्कल्स का, पैस्कल का कैलकुलेटर था, ठीक है। और वहाँ पर क्या था, नेपियर्स का बोन्स था, नेपियर्स का बोन्स, यहाँ पे पिक लगाई है, ये नेपियर्स का बोन है, ये नेपियर्स का बोन है, और ये आपका एबेकस है, जो उस टाइम पे कैलकुलेशन करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स पर, ये पैटर्न पर ये सेट थे और उस तरह वो कैलकुलेशन का रिजल्ट देते थे, ठीक है। डार्क एज में क्या है, मतलब आपने देखा कि जो मैनुअली हैंडल किए जाते थे कैलकुलेशन के लिए, डार्क एज में थे। उसके बाद थोड़ा सा एडवांसमेंट आया और मिडल एज आई। मिडल एज में क्या हुआ, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को इलेक्ट्रोमैकेनिकल नेचर, मतलब 1890 से मिडल एज बोला जा रहा है। 1890 इस टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो चुका था, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रो के साथ मैकेनिकल डिवाइसेस का यहाँ पे नेचर में जो थी उनका यूज़ किया गया। और इसमें क्या आती है आपकी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से वॉलेट्स, टैबलेटिंग मशीन और मेंटेनेंस मेरी कंप्यूटर ये थे, ये बहुत हैवी हुआ करते थे। और अभी भी एक्चुअल कंप्यूटर नहीं था, क्या था, ये सब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था, ठीक है। समझ में आ रहा। मॉडर्न एज आई 1944 से, 1944 से हम इसको थोड़ा सा आउट करते हैं। 1944 से ये 1943 मॉडर्न एज क्यों बोला गया, ENIAC फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो बनाया गया था, ENIAC। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आएंगे, एक्चुअल में आपसे फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर मतलब आपसे इनको पूछा जाएगा कि जिस जनरेशन में फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो आया था उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा कि वो क्या था, उसके नेम आपको लर्न होने चाहिए, कितने थे, ENIAC, EDSAC, EDVAC, और आपको इन्वेंटर का नेम भी लर्न होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जे प्रेस्पर, हैकर्ट एंड जॉन मैकली ने इसको 1943 में इन्वेंट किया था। मतलब आपको ये आंसर्स के लिए माइंड में रखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो था फुली डिजिटलाइज, जिसमें मैनुअल पर कुछ नहीं करना था, ये आप कह सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन कह सकते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम था, टोटली मैनुअल पर था, वैक्यूम। उसके बाद क्या आया, सेकेंड जनरेशन में क्या आया बताइए। ट्रांजिस्टर्स, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थे, फिजिकल कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि डिजिटल कंप्यूटर का जो मॉडर्न एज बोला गया वो कब से बोला गया, जब यहाँ पे फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन कर लिया गया था। उस टाइम से आप सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं रह गया था, और बहुत सारे आप कह सकते हो डिफिकल्ट टास्क दिए जाने लगे इसको, वो इन टास्कों को प्रॉपर्ली असाइन कर रहा था, ठीक है। वो आपका फर्स्ट कंप्यूटर विथ रैम
ये भी आपको डाटा माइंड में रखना होगा। इसको MIT एक कंपनी, आप जो लोग टेक से रिलेटेड है, जो लोग टेक में सर्च करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पता होगा MIT कितनी बड़ी कंपनी है। इसी ने हम एक तरीके से कह सकते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड का इंट्रोड्यूस इसी ने किया था, MIT कंपनी ने। तो पहला बिल्ट-इन मशीन जो मार्च 8, 1955 में यूज़ किया था पर्टिकुलर विद मैग्नेटिक कोर रैम। रैम का क्या वर्क होता है? रैम किस लिए यूज़ की जाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी किस लिए यूज़ की जाती है? और एक होता है जो आप जो अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसमें इंटरनल बिट क्या आती है? रैम आती है। तो रैम का काम क्या होता है? स्टोरेज में जो आप इनपुट देते हैं, जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है, आप पुट करते हैं कंप्यूटर को, वहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑन हो जाती है। फिर आप उसमें जो वर्क करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में। क्योंकि जब आपका शटडाउन होता है, उसके बाद रिबूट जब होता है, तो आपको वापस से वो सारी थिंग्स मिलती हैं ना, रैम में जाती हैं। और रोम का क्या वर्क होता है? रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक बार आपने उस पर वर्क किया और अगर इन केस आपका शटडाउन हो गया तो वो वैनिश हो गया, क्या होगा? इरेज हो गया वो डाटा। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर भी। अब इसके बाद क्या? फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो डिजिटल मिनी कंप्यूटर मीन्स इन 1960 डिजिटल कंप्यूटर मतलब नीड्स बढ़ती गई। डिजिटल कंप्यूटर का मिनी कंप्यूटर की क्या नीड थी? मिनी कंप्यूटर का मतलब कि साइज को कॉम्पैक्ट किया गया। इतने बड़े जो जब बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर तो साइज भी बहुत बिग थे और इतने बिग कंप्यूटर्स को हर जगह प्लेस नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसकी नीड पड़ी मिनी कंप्यूटर की। फिर जब देखा गया कि मिनी कंप्यूटर भी पॉसिबल नहीं है हर जगह, तो अब क्या आया? लैपटॉप आया। अब लैपटॉप की भी नीड से बहुत ज़्यादा हुई, जब और छोटा चाहिए तो क्या आया? इसके बाद लैपटॉप के बाद क्या आया? टैबलेट्स आए। ठीक है, क्लियर है? तो वापस से चलते हैं। मतलब मैंने ये इसलिए बताया, ये बीच में इसलिए आया कि मॉडर्न एज क्या थी, क्यों स्टार्ट में मॉडर्न एज क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था। वापस से हम चलते हैं जनरेशन पर। मॉडर्न एज 1944 से, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, डिजिटल कंप्यूटर को बना दिया गया था। कंप्यूटर के इम्प्रूवड स्पीड, पावर एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? मतलब आपके माइंड में क्या आता है कंप्यूटर को बोलते हैं, उसको क्या टास्क दिए जाते हैं? नॉर्मल कैलकुलेशन, हैवी कैलकुलेशन और क्या टास्क दिया जाता है? मतलब उन्होंने कहा कि पावर एंड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं कि हमें अर्थ से सन की डिस्टेंस चाहिए, अर्थ से सन की डिस्टेंस चाहिए थी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में भी तो कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। अब एक्यूरेट डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पॉसिबल है ट्राई करना। ये सन है, ये डिस्टेंस मतलब दोनों के सेक्टर से, दोनों के सेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस, इसको मेजर करना था। ठीक है, एक टास्क दिया गया कंप्यूटर को, इसको एक्यूरेटली मेजर करें। अब इसको मेजर करने का ऐसे डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्या है, मैथ थोड़ा इसमें आ जाएगी। यहाँ पर एक सर्किल बन रहा है, ये एक सर्किल बन रहा है, इसको सर्किल ट्रीट किया जाता है। ये सर्किल होता नहीं है ना, ये सर्किल नहीं होता है। कैसा होता है? एलिप्स, एलिप्स होता है ना, ये ऐसे होता है, सर्किल तो होता नहीं, पैराबोलॉइड भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सर्किल जब ट्रीट कर रहे हैं इसको, वहाँ पर आपका ये एक एक्सिस पर होता है। मतलब टास्क का दिया गया, नॉर्मली आप नहीं निकाल सकते। आपका क्या होता है कि सन की जो डेफिनेशन होती है, थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी आ गया, यहाँ पर सन एक एक्सिस पे होता है, एक एंड पर होता है। जो हमारी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के सेंटर पर सन नहीं है। सन कहाँ पर है? एक फोकस पे है, मतलब एक तरफ है, एक एक्सिस पर है। तो यहाँ पे ये जो एरिया ये
एरिया यूज करना है। ये सर्किल की क्या हो गई, मतलब एक तरीके से ये सर्किल का एक सेक्टर हो गया, सेक्टर, ठीक है, ये पार्ट। तो जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब ये फॉर्मूला आ जाता है एंगल इक्वल टू, ये एंगल कुछ एंगल बना रही होगी ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इतनी हैवी कैलकुलेशन करनी है मैनुअली पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है। तो हमें ऐसी मशीन्स चाहिए थी जो इसको कर सके। और अगर बेसिक में जाए तो 12th की जो मैथ है, अगर आप लोग मैथ बैकग्राउंड के होंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, जिसे आप कैलकुलस बोलते हैं। तो है मैथ का नीट वगैरह देते हैं, है मैथ का कैलकुलस रहती है। उस कैलकुलस वो हैवी होती है, हैवी मैथमेटिक्स होती है, उन सबके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो एफिशिएंसी चाहिए थी, पावर चाहिए थी, स्पीड चाहिए थी। आपके मेथड टर्म में बात कर लेते हैं। जो मशीन होती है पल्स की, जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेटेड पेशेंट आता है तो उस मशीन को एक लगाया जाता है जो हार्ट बीट भी मेजर करती है। और क्या मेजर करती है, वो 3 थिंग्स बताती है। कभी नोटिस किया भाई मेडिकल स्टूडेंट्स, बताइए। पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट आता है उसके पल्स और क्या मेजर किया जाता है, 3 थिंग्स वो मशीन बताती है ना, बताइए। और हार्ट बीट हो गई, और क्या हो गया, बस इतना ही होता है। अरे आप बताइए, मैं तो नॉन मैथ हूँ। बताइए। तो पल्स हो गया, एक हो गया, और एक ही मेजर किया जाता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं बता रहा हूँ कि जो पेशेंट होता है जब पोस्ट ऑपरेटिव आता है तो उसको सोने नहीं दिया जाता। आपने ऑब्जर्व किया, अब ये ऑब्जर्व किया ऑपरेशन होने के बाद जब एनेस्थीसिया दी जाती है पेशेंट को, तो पेशेंट जब पोस्ट ऑपरेटेड आता है, ऑपरेशन के बाद आता है, सर्जरी के बाद, तो उसको एनेस्थीसिया से जगाए रखा जाता है ना, उसको सोने नहीं दिया जाता है। अगर उस टाइम वो ब्रीथ कम कर रहा है, लेस ब्रीथिंग, तो उसको कहा जाता है कि आप ब्रीथ प्रॉपरली लीजिए। वो कैसे पता चलता है, वो मशीन ही बताती है कि आप लेस ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया, कोई गया नहीं ऑपरेटिव सेक्शन में। तो एफिशिएंसी अब वो मेजर एक्यूरेटली नहीं करेगी, ठीक है। मेजर अब कंप्यूटर का ही यूज़ क्यों किया गया, देखिए बीपी मेजर करने की मशीन आती है, वो यहाँ पर करते हैं। तो जब वो करते हैं तो वो था ना हमारे पास, फिर हमें इस कंप्यूटर की क्या नीड पड़ी, क्योंकि वो एक्यूरेट ही नहीं था। जब आप उसको मेजर करते थे तो मर्करी ऊपर जाती थी, और उसके बाद आप पुश कर रहे हैं फिर मर्करी डाउन हो गई। तो एग्जैक्ट बीपी नहीं आता था, जो एग्जैक्ट बीपी चाहिए होता था। इसलिए हमें आपके कोर्स में आईटी इंटरनेट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। जो चेंजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोग्रेशन जनरेशन ऑफ डिस्कवरीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक डेवलपमेंट। क्योंकि अब एआई रोबोटिक सर्जरी होने लगी, कौन सर्जरी कर रहा, एआई कर रहा, ठीक है। मार्क 1 ये क्या फॉरवर्ड है आइकन के 1997 में, ये है मार्क 1, मैंने पिक लगा दी थी। ये बहुत बड़ा था, इतने रूम भर का था, ठीक है। ये मार्क 1 कंप्यूटर था जिसको किया गया था सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन कंप्लीटेड 1944 अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, लाइक अ कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर से एडवांस और आंसर देने के लिए विद इन सेकंड्स देने के लिए, मतलब ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है मार्क, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जैसे मैंने बताया, फर्स्ट जनरेशन ये इतना बड़ा होता है, तब जो कंप्यूटर उठाया बनाया गया था, पहला फर्स्ट जनरेशन जो आई थी वो ये थी। और इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे इन वैक्यूम्स, ये वैक्यूम से इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। ये इतने सारे लगाए जाते थे, ये बल्ब होते थे। अब ये बल्ब जब
हीट अप करते थे, मतलब बल्ब को आपने ये अब तो ये आ गए, पहले बल्ब होते थे, वो बल्ब बहुत सारे यूज किए जाते थे, जब वो हीट हो जाते थे पहले वाले बल्ब, तो हीट मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होती थी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती थी यहाँ पे दी जाती थी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के लिए। अब होता क्या था कि इन केस लाइट चली गई, अब लाइट चली गई तो प्रॉब्लम कहाँ होती थी कि उस टाइम लाइट होती थी, ठीक है, तो जब लाइट चली जाती थी तो ये पहली बात तो नॉर्मली ठंडे होने में टाइम लगाते थे, बस बहुत सारे होते थे वैक्यूम, ये तो देख सकते हैं ये। अब जब लाइट आई वापस तो उसको इनको फिर से हीट अप होने में टाइम लगता है, तो ये बहुत लंबा टास्क होता था शट डाउन और सेटअप करने में, ठीक है। तो वैक्यूम टिप्स को यूज़ किया जाता था, और जब वैक्यूम तब कंप्यूटर यूज वैक्यूम सर्कुलेटरी एंड मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, तब रैम नहीं खिंच नहीं थे, क्या हो रहा भाई लास्ट में मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जाता था, इनको ड्रम बोला जाता था, ड्रम्स होते थे, ये ड्रम्स क्या होते थे, इनको मेमोरी की तरह यूज किया जाता था। अब उस टाइम तो बिल्कुल आप सोचिए यहाँ से एकदम उल्टा था, अब तो चिप्स आ गई, और भी चिप आ गई, माइक्रोन आ गई है, नैनो चिप आने लगी है, पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल्स हो गए, लेकिन उस टाइम नहीं था, उस टाइम ड्रम्स होते थे जिनको मेमोरी की तरह ट्रीट किया जाता था, इसमें स्टोर होता था। इनॉर्मस का मतलब आप कह सकते हैं कि 4 to 5 टेबल्स ले लीजिए, इतने बड़े ड्रम्स होते थे, उनमें डाटा स्टोर होता था। अगर आपने थोड़ा सा भी कंप्यूटर को पढ़ा होगा बेसिक, तो आपने जो CD रोम DVD रोम पढ़ा होगा, जो पहली DVD या CD बनी थी 512 MB की, सिर्फ 512 MB की। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपने देखा अभी जो मूवीज आती थी, तो मूवीज सीडीज में आती थी, तो एक मूवी मतलब एक CD जो होती थी उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती थी, वो 2 GB या इससे ऊपर का नहीं स्टोर कर सकती थी। तो आप क्या करते थे, उसमें 2 to 3 मूवीज आती थी, और उसके बाद आपको फिर से उसको इरेज कराना पड़ता था, और वो जब इरेज होता था उसके बाद आप फिर उसको स्टोर कराते थे। तो क्या होता था, अब यहाँ पे मेटल सिलेंडर को मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, प्योर केमिस्ट्री, मेटल सिलेंडर उसको मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड मटेरियल में डाटा आयन प्रोग्राम कैन बी फ्रॉम मैग्नेटिक ट्रांसफर वंस यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, बट एज इज डिफरेंट एज ऑर्डिनरी स्टोरेज। मतलब स्टार्टिंग के लिए तो आप एज अ म्यूजियम में है कि ये फर्स्ट टाइम यूज हुए हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब वहाँ पे जब जो कंप्यूटर रहे होंगे उनके नेम होंगे, तो एग्जाम्पल्स क्या एरिया एडवांस एक्साइड, मतलब आपको क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स लिखिए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स लिखिए, तो आप नेम लिखेंगे, या MCQ में कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ फर्स्ट जनरेशन, और कहेंगे एरिया एडवांस एक्साइड, ये फर्स्ट जनरेशन के, ठीक है। यूनिवैक ये नेम है कंप्यूटर से, यूनिवैक वन भी थर्ड जनरेशन का, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक क्या होते थे, मतलब क्वेश्चन आ गया कि राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट जनरेशन, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ये क्वेश्चन आ गया, तो उसमें क्या लिखेंगे, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, मैग्नेटिक टेप्स होते थे, मैग्नेटिक ड्रम होते थे जो स्टोरेज की तरह हुआ करते थे, पंच कार्ड्स होते थे इनपुट के लिए, और पंच कार्ड और पेपर आउटपुट के लिए, मतलब यहाँ पर करेक्ट नहीं है, नेट कनेक्ट नहीं है, मैं सर के दिखाता कि आपको पंच कार्ड इनपुट के कैसे होते थे, कार्ड्स होते थे कार्डबोर्ड टाइप के, और आउटपुट भी कार्ड पे ही होता था, ठीक है। मशीन और असेंबली लैंग्वेज दी जाती थी, तब हमारे पास इतनी एडवांस लैंग्वेजेस नहीं थी, जावा नहीं था, सिंपल करती है, और नॉर्मल जो आप कहते हैं डेसिमल लैंग्वेज 0 और 1 वाली वो भी नहीं थी, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज, इसके बाद ह्यूमन ऑपरेटेड प्रोसेस, मतलब एक पर्सन हमें चाहिए होता था, जैसे मैंने बताया कि वो हीटअप करता था, तो पहले भी जो टीवीज आती थी, टेलीविजन आती थी, तो धीरे धीरे आपका ओपन होती थी, वैसे ही कंप्यूटर से स्टोरेज भी ओपन होते थे, सेटअप होते थे, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए हैं, ये भी है, ठीक है। ट्रांजिस्टर ऐसे दिखते थे, ये ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, ये ट्रांजिस्टर ऐसे दिखते थे, इनका यूज होता था। तो वैक्यूम क्योंकि काफ़ी बड़े हैं, तो आपको रिप्लेसमेंट और दिमाग लगाया गया, सोचा गया कि क्या कर सकते हैं, तो ट्रांजिस्टर बना दिए। अभी ट्रांजिस्टर में क्या था, सेमी कंडक्टर, क्योंकि अब आप देख रहे हैं पहले इसका मेटल, उसमें क्या लिखा हुआ था, किसी ने ध्यान दिया,
फर्स्ट जनरेशन में क्या लिखा हुआ था? लास्ट से आराम से, फर्स्ट जनरेशन में क्या लिखा हुआ था? मेटल सिलेंडर, मेटल का सिलेंडर था। और यहाँ पे क्या है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, अब आप देखिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ जीएस का। इंडिया में किस स्टेट को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन समझते हैं? सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो ऐसे सेमी कंडक्टर होते हैं जिनसे पूरे आपकी मोबाइल इंडस्ट्री बनी हुई है। सेमी कंडक्टर पे ही बनी हुई है, ठीक है। ये जो आपका बैटरी, ये भी सेमी कंडक्टर पे बनी हुई है, ठीक है। टाइम हो गया क्या? ये बता रहा 5 मिनट बचे, ये बता रहा, कोई बात नहीं, बैठे रहो। बेंगलुरु को कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली। मतलब इंडिया का जितना भी सिलिकॉन इंडस्ट्री है, जितने भी मोबाइल्स बनते हैं, जितने भी लैपटॉप्स बनते हैं, और उनमें जो चिप्स चाहिए होती है, वो सारी इंटेल की चिप्स वगैरह जो आप जानते हैं, वो सब आपके सेमी कंडक्टर से बनती है। और सेमी कंडक्टर्स का वर्ल्ड में जो सोर्स है वो चाइना है। मतलब चाइना पूरे वर्ल्ड को देता है। इसलिए आपको मतलब ऐसे इंडस्ट्री के लिए बता रहे हैं कि अभी अगर किसी ने नोटिस किया हो, सुन लीजिए, सीट अलग करते हैं क्या? अच्छा, किसी ने अभी न्यूज़ में ये करेक्टली इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा टॉपिक। नोटिस किया था कि ताइवान कंट्री न्यूज़ में आई थी, चाइना उस पर अटैक करने वाला था। किसी ने नोटिस किया था इस बात को? कभी सोचा क्यों ऐसा? ताइवान जहाँ पर प्लेस है, जो ओशन के अराउंड जहाँ पर प्लेस है, उसकी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसमें सिलिकॉन और सेमी कंडक्टर्स 94% अबंडेंस है। मतलब कि अगर ताइवान रोक दें अपना सिलिकॉन देना, तो मोबाइल्स और ये सब बनना बंद हो जाएगा। लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास इसका। तो चाइना चाहता था कि अगर मैं इस पर अटैक कर देता हूँ और इसको अपने अंडर कर देता हूँ, तो पूरी वर्ल्ड में मेरा रूल हो जाएगा। मैं सप्लाई करूँगा इसको, और फिर ना लैपटॉप बन सकते हैं, ना कंप्यूटर बन सकते हैं, और जो नैनो चिप्स इसरो वगैरह यूज़ करते हैं, नैनो पार्टिकल, वो भी नहीं पॉसिबल है। तो उसका मतलब पूरी दुनिया में फिर चाइना का रूल हो जाएगा। तो सेमी कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब सेमी कंडक्टर आए तो चीज़ें छोटी होने लगी, ट्रांजिस्टर्स आ गए, सारे डिजिटल सर्किट्स में यूज होने लगे। जहाँ जहाँ आपको डिजिटली वर्क करना है वो सब सेमी कंडक्टर है, ठीक है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो आप बोल रहे हो ना आज टुडे के में, ये भी हमें पता है ना कि आपको इंटेल की जो चिप आती है, और प्रोसेसर जो आपके लैपटॉप में लगते हैं, ये सब किससे बनते हैं? इसी से बनते हैं। सेकेंड जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक आंसर आएगा तो आपका लिखोगे ट्रांजिस्टर का, मैग्नेटिक कोर स्टोरेज, हार्ड डिस्क को किसी ने देखा है? हार्ड डिस्क को देखा है किसी ने? हार्ड डिस्क देखी है? कैसे दिखती है? मैग्नेटिक टेप होता है उसमें, कभी देखा मैग्नेटिक टेप? हार्ड डिस्क को देखा? हार्ड डिस्क पहले के सीपीयू देखे? पहले के सीपीयू वो कैसे होते थे? उसमें जो वायर होते थे वो वायर नहीं होते थे, ऐसे पट्टे होते थे। वो क्या होते थे? ये भी होते थे। आपने कहा कि मैग्नेटिक कोर स्टोरेज, इनके बिना आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, स्टोरेज ही नहीं कर सकते। और जो आप उस पर रखते हो डिस्क, डीवीडी सीडी ड्राइव पे जो सीडी लगाते हो, वहाँ पे भी मैग्नेटिक होता है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब काम आ गया। पंच कार्ड अभी भी चल रहा है, मैग्नेटिक टेप और इनपुट पंच कार्ड है, पेपर बोर्ड। अब हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, पहली कौन सी आई? फोरट्रान आई, कोबोल आई, कॉमन बेसिक लैंग्वेज, पीएल बेसिक एंड अदर्स लैंग्वेज आ गई। तब आप कंप्यूटर समझने लगा। ह्यूमन का ऑपरेटर टू हैंडल कार्ड, ह्यूमन का पहले जो वर्क था वो कम हो गया, उसका काम क्या था? ट्रांसफर हैंडल करना। इस टाइम जो कंप्यूटर साइंस के नेम है हनीवेल 200, 400, 300 सीरीज, फिर IBM 70, 70, 70, 80, ठीक है, CDC 1604, बोरो B5000 सीरीज, ये कंप्यूटर साइंस। जैसे आप कहते हो ना वर्ड पढ़ते हो, MS वर्ड, पहले 2003, फिर 2007, फिर 2010, ठीक है, और एडवांस हो गया।
थर्ड जनरेशन जो आपकी मतलब इससे पहले वाले ट्रांजिस्टर जो रेडियो टाइप रेडियो देखें, रेडियो देखें, रेडियो में ये होता है ट्रांजिस्टर, रेडियोस को ट्रांजिस्टर कहा जाता था पहले, ये रेडियोस में होते हैं, ठीक है। अब क्या आ गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी चिप्स, आपने सुना होगा नाम, आईसी चिप्स आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। सिलिकॉन, इसलिए मैंने बोला सिलिकॉन का पूरा यूज होने लगा, प्योरली सिलिकॉन से बनते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड को देखा, मदरबोर्ड कब कीबोर्ड को जोड़ा है कभी, कीबोर्ड के मदरबोर्ड को देखा, ठीक है, कैसा होता है, ग्रीन करेंगे, ग्रीन का होता है, उसको सर्च नहीं कर सकते, लेकिन मदरबोर्ड पे आपने देखा कि वो कैसे वर्क करते हैं, मतलब उसमें डॉट 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 होते हैं ना, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे इंटरकनेक्टेड डिस्प्ले, मोबाइल की डिस्प्ले को ब्रेक करके इसके पीछे देखिए मदरबोर्ड लगा होता है, ठीक है। तो ये जो वर्क होता है ये मतलब फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स तो ट्वेल्थ में सब लोगों ने पढ़ी है, सेमी कंडक्टर चैप्टर कितने लोगों ने पढ़ा है, उसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर डायोड्स बनाए गए, वो बनाते हैं। आप कैसे डायोड ट्रांजिस्टर बनाया जाता है उसका रूल बताया गया था ना कि सैंडविच की तरह एन बीच में रहेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर आगे और पीछे रहेंगे और उनका एक सैंडविच बनेगा। इसका रिवर्स क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, डायोड्स होते हैं, ट्रायोड्स होते हैं, जेनर डायोड होता है, ये वही मतलब जो मदरबोर्ड आप देखते हो उस पर जो वर्क होता है वो पीएन ट्रांजिस्टर की तरह वर्क होता है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। उनमें और एक और चीज़ आपने पढ़ी हुई, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, गेट्स पढ़े, गेट्स नहीं पढ़े, गेट्स पढ़े होंगे, एंड गेट्स और गेट्स, 1+1 1 होगा, 1+0, अगर एक बार यस और नो है तो इधर और में यस होगा, एंड और मल्टीप्लाई में एंड में 0 होगा, नो होगा, 1 और 0 0 होगा। तो आईसी चिप्स आ गए, ट्रांजिस्टर और मिनिएचर बेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स और सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, इनपुट डिस्क स्टोरेज आ गए, मॉनिटर्स, कीबोर्ड्स और इनपुट आउटपुट, मतलब अब यहाँ पर आकर माउस बन चुका था, माउस बहुत लेट डिस्कवरी हुई थी, माउस कीबोर्ड की मतलब उस टाइम तो पंच कार्ड में हम वर्क कर रहे थे, अब माउस और कीबोर्ड आ गया और हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, पास्कल आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम लेस मतलब कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि आपने एक एक्सेल पे शीट बनाई, आपने बहुत सारा डाटा एक्सेल पे दिया और उसमें एक फॉर्मूला लगाया, उसने सारे डाटा का सम अप कर दिया, तो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फैमिली ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड अलाइंग कंपैटिबिलिटी, कंपेयर करने लगे, तो ये कंप्यूटर IBM सिस्टम 370 और 67088 सीरीज, PDP 11 सीरीज, तो बस तक ले गया सब हो गया, क्या टाइम तुमसे सबसे पहले ये सब बोल रही एक ही बची है लास्ट, 4th जनरेशन आ गई, माइक्रोप्रोसेसर CPU और इंटरचेंज। इसका क्या मतलब है, मतलब आप जो मोबाइल आ गया ना, मोबाइल और कंप्यूटर या कंप्यूटर लैपटॉप में क्या डिफरेंस है, कंप्यूटर को जब आप चलाते हैं तो आपको CPU चाहिए, लैपटॉप में CPU नहीं है, माइक्रोप्रोसेसर CPU और यूज इंटरचेंज, तो वही CPU है और वही हमारा क्या है माइक्रोप्रोसेसर। ये इंटरनेट कोड टू क्वाड जनरेशन, अब कौन सी जनरेशन चल रही है बताइए, हाईटेक वालों, इंटेल की कौन सी चल रही है, सबसे बेस्ट प्रोसेसर कौन सा चल रहा है, 2.2 गीगाहर्ट्ज वाला या और भी इससे बढ़िया आया है। अरे आप लोग मोबाइल लेने जाते हैं ना, प्रोसेसर देखते हैं ना, नहीं देखते, ऐसे लेते हैं, प्रोसेसर चेक करते हैं ना, गेमिंग वाले लोग चेक करते होंगे ना, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। प्रोसेसर माइक्रोप्रोसेसर लॉजिक और लॉजिक, अब लॉजिक का मतलब क्या होगा,
हम टच में समझते हैं, टच में हो गया, जब हम गेम खेलते हैं तो टिल्ट करते हैं तो टिल्ट हो जाता है, मतलब वो सारे लॉजिक को वो समझ रहा है, ठीक है। फ्रॉम क्लॉक रेडियोस टू फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फॉर ऑटोमोबाइल, मतलब इतना एडवांस हो गया है रेडियोस में, क्लॉक रेडियोस से फ्यूल इंजेक्शन मतलब ऑटोमोबाइल्स में भी आ गया है ये चिप आई है। अब ये भी पुराना हो गया, ये आप सबका पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं 1985 का, 1985 तक ये था, उसके बाद कौन सा आया, फिफ्थ